वेलकम टू माय एग्जाम टाइम। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवं स्टडी से संबंधित क्लास में। एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है बहुत अच्छी बात है। आशा यही है कि अच्छा हुआ होगा और हम प्रार्थना करते हैं कि जिनका भी आगे आने वाले समय में एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा होगा। इसी एग्जाम को जीडी के ध्यान में रखते हुए 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट जो जनरल टेस्ट है, जो एसएससी के एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह के प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में हम लोगों ने ये क्लास प्रेजेंट की है। तो आप अपना मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों से उसके बारे में पता करेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कमेंट में मुझे बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, किस एशियाई देश को प्राय हिमालयी राज्य कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। हिमालयी राज्य किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके सामने भूटान, म्यांमार, चीन या नेपाल। सही उत्तर है नेपाल। नेपाल इसका बिल्कुल राइट जवाब है। नेपाल के साथ में भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर हम बात करें नेपाल से तो उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा गया प्रश्न है, ये पेट में भी पूछा गया है प्रश्न। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, गदर पार्टी का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला हरदयाल या ऑप्शन डी सचिंद्र नाथ साल्यान। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब है। 25 जून 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, फ्रांसिस्को में। तो आपको पता होना चाहिए कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेटी किसका त्योहार है? ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी पारसी या ऑप्शन डी जैन। तो पटेटी किसका प्रमुख त्योहार है, ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ये वाला बी होना चाहिए था और ये सी होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये पारसियों का एक त्योहार है जो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है, घाटी बनती है? यमुना, महानदी, सोन या दामोदर। तो यमुना जैसा कि पता है हमको लगभग 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महानदी की लगभग 900 मीटर इसके आसपास लंबाई है महानदी की। सोन जो कि अमरकंटक से निकलती है, लगभग 784 के आसपास इसकी लंबाई है। और दामोदर की अगर हम बात करें तो दामोदर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि दामोदर ही ऐसी एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, क्योंकि भ्रंश घाटी से तो नर्मदा होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो आपको सही उत्तर बताना है कि किस मुगल बादशाह ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें 1306 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी और तभी दिल्ली से राजधानी आगरा में स्थापित की गई थी। जब 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो आगरा को उसने अपनी राजधानी के रूप में पाया। लेकिन अगर हम बात करें शाहजहां ने लगभग 1638 के आसपास अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थापित किया और एक नए शहर शाहजहानाबाद की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पंडित जसराज, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, सी बिकू विनायक कराम, या डी पालघाट मणि अय्यर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जसराज। पंडित जसराज राजस्थान के मेवाती घराने से संबंध रखते थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते थे, तो मेवाती घराने से रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता निम्न में से कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है 1882 के आसपास, और पहली बार वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। अगर हम बात करें, इसका जो अंग्रेजी में धुन बनाई थी वो पन्नालाल अरविंद घोष के द्वारा बनाई गई थी, और अंग्रेजी में जो गाया गया था वो अरविंद घोष के द्वारा गाया गया था। और अगर हम बात करें इसकी धुन किसने बनाई थी, तो पन्नालाल घोष के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किससे संवर्धन के लिए समर्पित है? किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। यह दिल्ली के अंदर स्थापित है और ये ललित कला से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका बिल्कुल, अगर अल्पसंख्यक की बात आ गई है, माइनॉरिटी की बात आ गई है, तो फिर आपको आर्टिकल नंबर 29 याद रखना है और आर्टिकल नंबर 30 याद रखना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों आर्टिकल डीपीएसपी के अंतर्गत माइनॉरिटी के लिए आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। शिक्षा से संबंधित अधिकार, उनको शिक्षा पाने का अधिकार है और अपनी मर्जी से स्कूल खोलने एवं उनमें प्रवेश पाने से उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के द्वारा एक प्रसिद्ध लोक नाटक प्रस्तुत किया जाता है जो राजस्थान में किया जाता है। जब पार्वती और शिव से संबंधित यह नाटक होता है, तो राजस्थान के अंदर भीलों के द्वारा जो नाटक प्रस्तुत किया जाता है उसको गबरी के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान में भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। संगम योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? नदियों की सफाई की व्यवस्था करना, विकलांगों की सहायता करना, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करना, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना। तो संगम का सही उत्तर होगा विकलांगों की सहायता करना। 1996 में शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा यह एक योजना है। ग्रामीण स्तर पर विकलांगों की पहचान करना एवं उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? अर्थात श्रम किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित है, किसी भी से भी बंधुआ मजदूरी या इस तरह की कोई भी चीजें नहीं कराई जा सकती हैं वर्तमान स्थिति में। ऐसा शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, जो हमें आर्टिकल 23 के अंदर प्रदान किया गया है। किसी भी प्रकार का, चाहे वो मानव का व्यापार हो या किसी भी प्रकार का बाल श्रम जबरदस्ती से नहीं कराया जाएगा। ठीक है। और अगर यहीं पर बात आ जाती कि 24 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल श्रम प्रतिबंधित है, तो वो आर्टिकल नंबर फिर आपका 24 हो जाता। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑर्डिनेंस। अर्थात जब संसद के दोनों सदन नए चल रहे हों और अचानक से कि भारत में किसी कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार होता है। उसमें वह ऐसा ही कानून बना सकता है जैसा कि दोनों सदनों में बनने वाला कानून होता है, और वो उतनी ही मान्यता एवं शक्ति रखता है जैसा कि दोनों सदनों से पास होकर बनने वाला कानून होता है। बशर्ते ऐसा कानून मात्र 6 महीने के लिए लागू किया जाता है। 6 महीने के अंदर जैसे ही संसद की बैठक होती है,
दोनों सदनों में इसको पास किया जाता है। यदि पास हो जाता है तो यह कानून बन जाता है और यदि फेल हो जाता है तो यह निरस्त कर दिया जाता है। उन दोनों सदनों की बैठक में इसको पास होने के लिए 42 दिन का समय दिया जाता है, अर्थात 6 सप्ताह का। और ध्यान रहे कि कितनी भी बार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक साधारण लोलक की समय सीमा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो एक साधारण लोलक की जो सीमा होती है वो निम्न में से उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं हवाएं कौन सी दिशा से, ये प्रश्न है। तो ध्यान रहे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये भारत के नीचे से विषुवतीय रेखा गुजरती है जो 0 डिग्री के अंतर्गत आती है। उत्तरी गोलार्ध से आने वाली हवाएं यहां टकराती हैं और 90 डिग्री अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती हैं। ध्यान रहे भारतीय उपमहाद्वीप में जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो कर्क रेखा बीच के राज्यों से 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो यहां तापमान बढ़ जाता है। जब कहीं भी तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम हो जाता है। जब वायुदाब कम होता है तो हवाएं हमेशा उधर की तरफ चलती हैं जिधर वायुदाब निम्न होता है। इसी कारण जो हवाएं यहां पर आती हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भारत में आने वाला मानसून सबसे पहले किधर से आता है। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो सबसे पहले यहां से आने वाला मानसून ही भारत में प्रवेश करता है। तो आप बता सकते हैं दक्षिण और पश्चिम मानसून, अर्थात दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। संकल्प परियोजना निम्न में से किसके समापन से जुड़ी हुई है? संकल्प परियोजना HIV से संबंधित है, एड्स से संबंधित है। HIV एक वायरस होता है, ये विषाणु के अंतर्गत आता है और संकल्प परियोजना इसी से संबंधित है। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। इसको N2O के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा गया है। तो आपको बताना है कि भारत का नियाग्रा निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रकूट, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पड़ता है। लगभग 90 मीटर ये जलप्रपात है जो ऊंचाई से गिरता है और चित्रकूट को ही भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। स्कर्वी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए, विटामिन बी, सी या डी। आपको बताना है। विटामिन सी इसका सही उत्तर होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, जिसको सूखा रोग कहते हैं। ए की अगर बात करें तो रेटिनॉल इसका नाम होता है, बी का नाम थायमीन होता है, ए का नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है और डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो जब भी कभी, यानी कि ये भारत का उत्तर बताया था मैंने आपको, ये भारत का पश्चिम बताया था, ये भारत का पूर्व बताया था और ये भारत का दक्षिण बताया था। तो ध्यान रहे अगर भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है तो आपको बताना है कि ये वाली जो हवाएं होती हैं जो शीतकाल में वर्षा करती हैं, अर्थात लौटता हुआ मानसून भारत में शीतकाल में वर्षा करता है। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं कि उत्तर और पश्चिम का मानसून होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जिसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर के और हिमाचल के क्षेत्रों में बर्फबारी करता है। लौटता हुआ मानसून ही तमिलनाडु में भी वर्षा करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा होगा। आप निरंतर पढ़ाई करते रहिएगा।
जिनका एग्जाम हो गया है उनको निराशा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा हुआ है या अच्छा नहीं हुआ है, बस अब आप अगले जो भी टारगेट है उस पर ध्यान दीजिए, और जिनका एग्जाम है वो बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। आप आकलन कीजिए अपना, और कमेंट में लिखकर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ताकि मैं ऐसा ही टेस्ट आपको डेली अपडेट कराता रहूं, प्रोवाइड कराता रहूं, और आपकी तैयारी को बेहतर बना सकूं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ।